आज आपको अध्यारोपण का सिद्धांत एवं ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण के बारे में बताया जाएगा। सर्वप्रथम हम देखते हैं अध्यारोपण क्या है, या ऐसा कहें अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो इसमें जैसा कि हम जानते हैं, कोई तरंग किसी माध्यम में गमन करती है। जब कोई तरंग किसी माध्यम में गमन करती है तो उस माध्यम के कण आवर्त गति करने लगते हैं। जब कोई तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो उस माध्यम में जो कण हैं वे कण आवर्त गति करने लगते हैं। जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में गमन करती हैं तो वे तरंगें उस माध्यम के किसी बिंदु पर स्थित कण को अपने अनुसार अलग अलग विस्थापित करना चाहती हैं। क्या बताया गया कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में गमन करती है, कोई तरंग किसी माध्यम में गमन करती है तो उस माध्यम में जो कण है वह कण जो है आवर्त गति करता है। जब दो या दो से अधिक तरंगें उसी माध्यम में गमन करती हैं तो वे तरंगें किसी बिंदु पर स्थित कण को अपने अपने अनुसार विस्थापित करना चाहती हैं। अतः उस कण का कुल विस्थापन प्रत्येक तरंग के द्वारा हुए विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात जैसे मानते हैं कि किसी माध्यम में दो तरंगे हैं, y1 और y2, जिनका विस्थापन है। दो तरंग गई, वे दो तरंगे जो है किसी माध्यम में किसी कण पर, पहली तरंग जो है उस कण को विस्थापित की y1, दूसरी तरंग उसको विस्थापित कर रही है y2। तो उस कण का कुल विस्थापन, क्योंकि उस कण को जो है पहली तरंग भी विस्थापित कर रही है अपने अनुसार और दूसरी तरंग भी विस्थापित कर रही है, इसलिए कुल विस्थापन जो है वह कुल विस्थापन हो जाएगा प्रत्येक तरंग के द्वारा हुए विस्थापन का योग। अब जैसे मान लें कि n तरंगे हैं, तब उस कण को, उस माध्यम में उस जो कण है उस कण को पूरे n तरंगे अर्थात सभी तरंगे जो हैं अपने अनुसार विस्थापित करना चाहेंगी, ये ऐसे। तब कुल विस्थापन क्या हो जाएगा? पहली तरंग के द्वारा जो विस्थापन हो रहा है, दूसरी तरंग के द्वारा विस्थापन, तीसरी तरंग के द्वारा, क्रमशः इसी रूप में nवीं तरंग के द्वारा सभी तरंग उसको किस रूप में विस्थापित कर रही हैं, वो सबका विस्थापन का योग हो जाएगा कुल विस्थापन। यही हो जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत क्या हुआ कि जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें संचरित होती हैं, जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें संचरित होती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर स्थित कण को जो विस्थापन है वह विस्थापन प्रत्येक तरंग के द्वारा हुए विस्थापन के योग के बराबर होता है। क्या बोला गया? दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में संचरित हुई तो उस माध्यम में स्थित किसी कण, किसी बिंदु पर स्थित कण का कुल विस्थापन का जो मान है वह प्रत्येक तरंग के द्वारा उत्पन्न विस्थापन के योग के बराबर होगा। और यह योग कैसा रहेगा? उनका सदिशी योग के रूप में। यह है अध्यारोपण का सिद्धांत। इसमें देखते हैं हम आगे।
जैसे यहां पर ले लिए दो तरंग, एक तरंग है ए, यह तरंग है बी। ये दो तरंगें किसी माध्यम में संचरित हुई। माना कि यह तरंगें जो है एक्स दिशा में संचरित हो रही हैं। इन तरंग ए के द्वारा जो कण का विस्थापन है वह y डेश अक्ष के अनुदिश कितना हुआ, कौन सी दिशा में हो रहा है, यह विस्थापन हो रहा है y दिशा में। क्या बोला गया कि दो तरंगें x अक्ष के अनुदिश संचरित हो रही हैं, अर्थात x अक्ष के अनुदिश आगे बढ़ रही हैं, जिनमें से एक तरंग है a, दूसरी तरंग है b। तरंग a जो है वह विस्थापित हुई, कण को विस्थापित की अपने अनुसार। तरंग b जो है वह विस्थापित की। तो परिणामी विस्थापन a और b के द्वारा, उस परिणामी विस्थापन को हम ले लेते हैं r से। तो ये जो परिणामी तरंग है, माना ये परिणामी तरंग जो है ये r है, उसको r से दर्शा रहे हैं, तो ये है उसका इस प्रकार से। यदि तरंग A का विस्थापन है y1, तरंग A के द्वारा कण का विस्थापन, दूसरी तरंग B के लिए जो कण विस्थापित होता है y2, कुल विस्थापन बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2। इसका क्या अर्थ निकल रहा है इसमें कि हम देख रहे हैं कि जब दोनों के शीर्ष अर्थात तरंग B के श्रृंग पर तरंग A का श्रृंग है, या ऐसा कहें तरंग B के गर्त पर A का गर्त है, तो जो परिणामी आ रहा है इनका, इस स्थिति में जब शीर्ष या गर्त अर्थात एक जैसे हैं, तब परिणामी जो है इन दोनों के आयाम के योग के बराबर आ रहा है, परिणामी आयाम। अर्थात यहां पर आयाम क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। दूसरी स्थिति में ले लेते हैं। ये तरंग माना A है और यह तरंग जो है B। तरंग A और तरंग B दोनों तरंगें x अक्ष के अनुदिश संचरित हो रही हैं, लेकिन उनका संचरण जो है वो एक जैसे नहीं है, विपरीत है एक दूसरे के। तरंग A इस प्रकार से जा रही है, ऐसे ये आगे हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो डैश दिखाया गया है इस रूप में, यह कौन सा तरंग B के लिए है, एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसी स्थिति में जो परिणामी तरंग है वह परिणामी तरंग हो जाएगा यहां पर। उस परिणामी तरंग को हम दर्शा देते हैं R से। परिणामी तरंग को हम R से दर्शाते हैं। तो यहां पर परिणामी तरंग का जो आयाम है वह आयाम इनके आयाम अर्थात A और B के आयाम के अंतर के बराबर हो जाता है। इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि आयाम के मान में कमी आ रही है। यहाँ पर आयाम बढ़ जा रहा है। आयाम बढ़ेगा मतलब तीव्रता बढ़ जाएगी। यहाँ पर आयाम कम हो रहा है अर्थात तीव्रता कम हो जाती है। तो यह था अध्यारोपण। अध्यारोपण में क्या बताया गया कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है या गमन करती है तो माध्यम का प्रत्येक कण आवर्त गति करने लगता है। जब दो या दो से अधिक तरंगें संचरित होती हैं किसी माध्यम में, तो वे तरंगें उस माध्यम में स्थित कण, किसी एक बिंदु के लिए ले लें तो किसी एक बिंदु पर स्थित कण को अपने अपने अनुसार विस्थापित करना चाहती हैं। जैसे यहां पर हम देखें कि x दिशा में अगर तरंग संचरित हो रही है, दो तरंगें लिए, तरंग A और तरंग B, तो तरंग B जो है अपने अनुसार इसको संचरित विस्थापित की, जिसका विस्थापन हम ले लिए B के द्वारा हुआ विस्थापन कितना है y2।
तरंग ए के लिए लेते हैं तो y1, और r वाले स्थिति के लिए विस्थापन y से दर्शा दिया गया, यानी कुल। ये r का मतलब क्या है, तो प्रत्येक तरंग अपने अपने अनुसार कण को विस्थापित करना चाहती है, अतः उस कण का कुल विस्थापन प्रत्येक तरंग के द्वारा हुआ विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। तो कुल विस्थापन, तो यहां पर हो जाएगा तरंग r के लिए कुल विस्थापन y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2। यहां पर दो स्थितियां आती हैं कि तरंगे किस रूप में संचरित हो रही हैं, वो समान कला में है या विपरीत कला में है। यहां पर हम देख रहे हैं कि तरंग A और तरंग B, यह तरंग B है और यह तरंग A है। तरंग A जो है वो तरंग B के शीर्ष पर है, ये तरंग B का शीर्ष, तरंग A का शीर्ष, ये समान कला में है। ऐसी स्थिति में आयाम जो है बढ़ जाता है। आयाम क्या हो जाता है, यहां पर बढ़ जाता है, किसका, परिणामी तरंग का। कितना होता है, प्रत्येक तरंग के आयाम के योग के बराबर, और यहां पर तीव्रता भी बढ़ जाएगी। यदि दोनों तरंगे विपरीत हैं, विपरीत कला में हैं, जैसे यहां पर तरंग A का शीर्ष है और यहां पर तरंग B का गर्त, इसको हम ले लेते हैं ये शीर्ष और यहां पर गर्त, ये हो जाएगा शीर्ष कहें या श्रृंग, इधर ये हो जाएगा गर्त। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक तरंग दूसरी तरंग, एक तरंग का शीर्ष जो है वो दूसरी तरंग के गर्त पर है, या ऐसा कहें इसी रूप में आगे कि दूसरे का शीर्ष जो है वो पहले की गर्त कला एक दूसरे के विपरीत रूप में है। तब ऐसी स्थिति में जो आयाम है, आयाम का मान जो है वो कम हो जाता है, परिणामी तरंग की तीव्रता जो है उसमें कमी आ जाती है जब तरंगे विपरीत कला में है। और समान में है, समान में है मतलब यहां पर भी इसका ये क्या है, इसको ले ले हम, ये ऊपर वाला भाग यहाँ का, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष, यहाँ पर शीर्ष, ये शीर्ष, यह शीर्ष, और यह क्या है, गर्त है। तो दोनों तरंगों के शीर्ष शीर्ष या दोनों तरंगों के गर्त और गर्त इस रूप में मिल रहे हैं, तब आयाम का मान अधिक होता है। यह कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत जो है वह अध्यारोपण का सिद्धांत अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग के लिए समान रूप से लागू होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए भी यह अध्यारोपण का सिद्धांत सत्य है। लेकिन बड़े आयाम से तात्पर्य जैसे कि भूकंप या बहुत तेज आयाम वाला तरंगे हैं, उनके लिए यह लागू नहीं होता। इस सिद्धांत की सहायता से हम व्यतिकरण, विस्पंद आदि को समझ सकते हैं। तो यहां पर अब हम आगे देखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत जो है उसका उपयोग, या ऐसा कहें कि अध्यारोपण के सिद्धांत पर ही यह है जो व्यतिकरण की घटना। क्या है व्यतिकरण? तो व्यतिकरण जब लगभग समान आयाम तथा समान आवृत्ति, व्यतिकरण वह घटना है जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं या गमन करती हैं, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप उनकी तीव्रता में परिवर्तन होता है। यह घटना कहलाती है व्यतिकरण। तो हम देखते हैं यहां पर अब व्यतिकरण के बारे में। व्यतिकरण में क्या, कैसी घटना है व्यतिकरण? तो व्यतिकरण जब लगभग समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हैं,
तब उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप जो परिणामी तरंग है, उस परिणामी तरंग की तीव्रता में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन यदि अधिक हुआ, तीव्रता बढ़ गई, तो इसको हम कहेंगे समपोषी व्यतिकरण, और यदि कम हुआ, तीव्रता के मान में कमी आई, तो उसको हम कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। अर्थात व्यतिकरण के दो प्रकार हो जाएंगे। पहला समपोषी व्यतिकरण, दूसरा विनाशी व्यतिकरण। क्या बताया गया? व्यतिकरण क्या है? व्यतिकरण ऐसी घटना है जिसमें तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप उनकी परिणामी जो तरंग है, उस परिणामी तरंग के तीव्रता में, या ऐसा कहें उसके आयाम में परिवर्तन होता है। आयाम या तीव्रता का मान यदि अधिक होता है, तो उस स्थिति में जो व्यतिकरण हमको प्राप्त होता है, ये आयाम या तीव्रता का मान जब अधिक होता है, परिणामी तरंग के लिए आयाम या तीव्रता का मान जब अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यतिकरण घटना है उसको हम कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। और जब आयाम या परिणामी तरंग के लिए आयाम या ऐसा कहें उसकी तीव्रता का मान न्यूनतम होता है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यतिकरण है उसको कहा जाएगा विनाशी व्यतिकरण। तो ये दो प्रकार का व्यतिकरण हो गया। अब ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण के लिए हम व्याख्या देखते हैं आगे। ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण का गणितीय विवेचना। ध्वनि तरंगों के लिए व्यतिकरण से तात्पर्य है कि जो तरंगे संचरित हो रही हैं, अगर वह तरंग कैसी तरंग है, कौन सी तरंग है? ध्वनि तरंग है। तो व्यतिकरण को पूरा परिभाषित किस रूप में करेंगे हम? ध्वनि तरंगों के लिए। ठीक है, तो इसमें माना समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें किसी माध्यम में संचरित हो रही हैं। माना समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें किसी माध्यम में संचरित हो रही हैं, और माना समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें किसी माध्यम में संचरित हो रही है, जिनके आयाम क्रमशः A1 व A2 हैं, तथा विस्थापन Y1 व Y2 है। हम यहां पर पढ़ रहे हैं अब व्यतिकरण की गणितीय विवेचना। माना समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें किसी माध्यम में संचरित हो रही हैं, जिनके आयाम क्रमशः A1 और A2 हैं, तथा विस्थापन Y1 और Y2 है।
पहली तरंग के लिए ले लेते हैं y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी। दूसरी तरंग की विस्थापन का समीकरण ले लिए a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तब अध्यारोपण के सिद्धांत से सिद्धांत से क्या हो जाएगा, परिणामी विस्थापन बराबर हो जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2, या y1 का मान रख लेंगे तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। इस समीकरण को और हल करें तो y इक्वल टू आ जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5। यहाँ पे a2 को दोनों में आएगा तो इसलिए बाहर ले लिया उभयनिष्ठ, या y इक्वल टू, इस बिंदु को और हल करेंगे आगे, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5। माना यहां पर आगे और एक स्टेप हल करेंगे, या y इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस 5, और ये साइन ओमेगा टी बाहर रहेगा, प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5, या माना a1 प्लस a2 कॉस 5 इक्वल टू a कॉस थीटा तथा a2 साइन 5 इक्वल टू a साइन थीटा। इन दोनों मानों को यहां पर रखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा a साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस a, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा वाला पद, तो a कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, या y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दो तरंगें लिए हम y1 और y2, इन दोनों के अध्यारोपण के फलस्वरूप जो तीसरी तरंग का निर्माण होता है उसका समीकरण आ जाता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसमें इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 तथा इसको समीकरण 3। तो समीकरण 3 जो है वो परिणामी तरंग का विस्थापन का समीकरण है। तो इस प्रकार हम अभी व्यतिकरण को देख रहे थे। क्या था व्यतिकरण? कि इसमें लगभग समान आयाम और समान आवर्ती की दो ध्वनि तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं। किसी माध्यम में एक दिशा में संचरित हो रही हैं दो ध्वनि तरंगें, उनके आयाम क्रमशः पहली तरंग का मान लिए a1, दूसरी के लिए माने a2 हैं, तथा उनके विस्थापन है क्रमशः y1 और y2 उन तरंगों का। तब उनके विस्थापन का समीकरण क्या हो जाएगा? y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t, और दूसरी तरंग के लिए y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ पर एक नया संकेत आपको दिख रहा है फाई। यह फाई क्या है? तो फाई जो है दोनों तरंगों में कलांतर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जहां फाई
कलांतर है। तब अध्यारोपण के सिद्धांत से उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन, अब परिणामी विस्थापन से तात्पर्य प्रत्येक तरंग उस बिंदु पर जो कण है उस कण को अपने अपने अनुसार विस्थापित करना चाहता है, तो कुल विस्थापन कितना हुआ, तो कुल विस्थापन y बराबर हो जाएगा अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार दोनों का सदिशीय योग अर्थात y1 प्लस y2। मान रख लिए y1 का a1 sin ओमेगा t प्लस y2 का मान a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। अब इस व्यंजक को आगे हल करते हैं तो यहां पर आगे कैसे हल हुआ है, तो y a1 sin ओमेगा t प्लस ये साइन a साइन ब्रैकेट में a प्लस b वाला सूत्र से साइन a cos b cos a साइन b जो फार्मूला है गणित का उसके अनुसार, तो इसमें लिखे a2 को तो पहले बाहर ले लिए तो साइन ओमेगा टी cos फाई cos ओमेगा टी साइन फाई, इस a2 का पूरे ब्रैकेट में अंदर सॉल्व किया आगे तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी cos फाई प्लस a2 cos ओमेगा टी साइन फाई, ये पूरा व्यंजक प्राप्त हुआ। आगे इसमें इस पद का यानी ये साइन ओमेगा टी वाला पद ये यहां पर और ये साइन ओमेगा टी, इनको हम एक साथ लिखते हैं इस पद को, तो इसमें देख रहे हैं साइन ओमेगा टी दोनों में है तो ये उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा a1 प्लस a2 cos फाई, बाहर आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस ये पद बच गया तो आ गया a2 cos ओमेगा टी इंटू साइन फाई। माना a1 प्लस a2 cos फाई, a1 प्लस a2 cos फाई इक्वल टू a cos थीटा तथा a2 साइन फाई इक्वल टू a साइन थीटा, ऐसा हम मान लिए। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। तब ये मान हो जाएगा इस समीकरण का y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी cos थीटा प्लस a cos ओमेगा टी साइन थीटा, या इसको और संक्षिप्त रूप में लिखा गया तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहां पर आपको जो कैपिटल A दिख रहा है वह क्या है, वह जो है परिणामी आयाम, कुल आयाम कहा जाए, दोनों तरंगों के द्वारा जो कुल विस्थापन है, कुल विस्थापन के फलस्वरूप या जो परिणामी तरंग बन रही है उसका जो विस्थापन है उसका परिणामी तरंग का आयाम। तो यह अब इसको हम सीधे इन दोनों समीकरणों से देखें तो कैसे कह सकते हैं कि दो तरंग y1 y2 का अध्यारोपण के फलस्वरूप ये जो परिणामी तरंग बनती है उसका समीकरण आ गया इतना। अब आगे देखते हैं इसी में यहां पर अभी हमने देखा 3 समीकरण हमको प्राप्त हुए हैं, तो इन तीनों समीकरणों का अर्थात y1 और y2 के अध्यारोपण के फलस्वरूप जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ परिणामी तरंग का वह था y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यह क्या है, यह है परिणामी विस्थापन का समीकरण। इसमें अभी हम जो समीकरण नंबर 1 और 2 से देखेंगे तो समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर क्या बताया गया आपको, y1 और y2 के अध्यारोपण के फलस्वरूप जो परिणामी तरंग प्राप्त होती है उस परिणामी तरंग का विस्थापन का समीकरण y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्राप्त हुआ। इसमें व्यंजक में हमने बताया समीकरण 1 और समीकरण 2 जो दो स्थितियां लिए थे उसमें उन दोनों को वर्ग करके जोड़ देते हैं तो क्या आता है a cos स्क्वायर थीटा प्लस a sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां पर ये माना जाएगा
a1 प्लस a2 cos फाई पूरे की घात 2, a1 प्लस a2 cos फाई पूरे की घात 2 धन a2 sin फाई पूरे की घात 2, a cos स्क्वायर थीटा प्लस a साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को पूरे का वर्ग करना है तो यहाँ पर भी ये भी वर्ग हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर a1 प्लस a2 cos फाई पूरे का वर्ग धन a2 साइन फाई पूरे का वर्ग। a स्क्वायर बराबर कैसे, तो यहाँ पर एक cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसमें a स्क्वायर दोनों में उभयनिष्ठ है तो इसको बाहर ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू, इसको पूरा हल कर लेते हैं तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस इसका माना जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई या a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इस पद को और इस पद को एक साथ लिखते हैं जिसमें कि a2 को उभयनिष्ठ लेंगे तो a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई ऐसा प्लस 2a1 a2 cos फाई या a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा 1 ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा a2 स्क्वायर प्लस ये पद 2a1 a2 cos फाई, यह मान आया a स्क्वायर का, इसलिए a बराबर हो जाएगा वर्गमूल a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। इसको समीकरण नंबर हम दे देते हैं 4। तो यह समीकरण नंबर 4 हमको किसका समीकरण प्राप्त हुआ, परिणामी तरंग के आयाम का, अर्थात कुल आयाम कह सकते हैं। तो कुल आयाम का मान a बराबर प्राप्त हुआ वर्गमूल a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। इस समीकरण से हम देख रहे हैं कि आयाम का मान कम होगा या ज्यादा होगा, या ऐसा कहें आयाम का मान जो निर्भर कर रहा है वह इस कला पर निर्भर कर रहा है, यानी इस पद पर cos फाई के मान पर, ये फाई जो कला है उस पर, कि किस स्थिति में इसका मान कम होगा, किस स्थिति में अधिक होगा। तो इस समीकरण 4 से हम समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, जैसे पहला समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में समपोषी व्यतिकरण क्या बताया गया है कि तीव्रता का मान और आयाम का मान अधिक होता है। समीकरण 4 में हम ये मान अधिक कब होगा, यह मान अधिक तब होगा जब cos फाई का मान बराबर हो जाएगा +1, या ऐसा कहें कि फाई का मान बराबर हो 0 या 2 पाई या 4 पाई, या इसमें ऐसा कह सकते हैं कि 2n पाई, अर्थात पाई का समगुणक। यदि पाई का समगुणक होता है कौन, कलांतर, या ऐसा कहें कि दोनों तरंगें समान कला में हैं, तब उस स्थिति में क्या होगा, तरंगें जब समान कला में है उनके बीच में कलांतर 0 है। ऐसी स्थिति में, या ऐसा कहें कि पाई का समगुणक है, तो ऐसी स्थिति में cos फाई वाले पद का मान क्या होगा, cos फाई बराबर 1 हो जाएगा। तो इस समीकरण नंबर 4 से हम देखते हैं आयाम का मान क्या होगा। तो आयाम का मान बराबर हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। इसको और ऐसा लिखा जा सकता है a1 प्लस a2 पूरे की घात 2, या कहें तो a इक्वल टू आ गया a1 प्लस a2। क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष यह निकला कि वह स्थिति जब कला पाई का समगुणक है, उस स्थिति में आयाम
का मान अधिक प्राप्त हो रहा है हमको। आयाम का मान अधिक प्राप्त होने से तात्पर्य क्या है कि आयाम जो है, परिणामी आयाम दोनों तरंगों के आयाम के, पहली तरंग का आयाम धन दूसरी तरंग का आयाम के योग के मान के बराबर है। तीव्रता देखें हम, तो तीव्रता के लिए यहाँ पर पुनः इस स्थान पर चलते हैं। यहाँ पर समीकरण नंबर 4 के पास देखें तो तीव्रता I का मान अनुक्रमानुपाती होता है आयाम के वर्ग के। I का मान अनुक्रमानुपाती किसके होता है? आयाम के वर्ग के, या ऐसा कहें I बराबर के a स्क्वायर, इस रूप में। तब a स्क्वायर का मान इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? के a स्क्वायर का मान यहाँ पर ये मान रखेंगे तो यह आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 I इक्वल टू के a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 के a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। ये इस समीकरण को देखें हम, तब तीव्रता बराबर क्या होगा? तीव्रता I बराबर हो जाएगा इस समीकरण से I इक्वल टू हो जाएगा के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2 के a1 a2 cos 5, या I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5। यदि यहां पर अब वही स्थिति cos 5 बराबर 1, तब क्या हो जाएगा? तब I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। यहां पर हम देख रहे हैं इस स्थिति में तीव्रता का मान अर्थात I का मान क्या हो रहा है? दोनों तरंगों की जो तीव्रता है उस तीव्रता के मान से अधिक प्राप्त हो रहा है। कितना अधिक प्राप्त हो रहा है? ये पद अधिक है, 2 रूट I1 I2। ये इतना मान क्या हो रहा है? अधिक प्राप्त हो रहा है। इसमें विनाशी व्यतिकरण की स्थिति अगर हम देखें तो विनाशी में विनाशी व्यतिकरण अर्थात उस स्थिति में जिसमें आयाम और तीव्रता का मान जो है न्यूनतम होता है, तो ऐसी स्थिति में cos फाई का मान न्यूनतम अर्थात ऋण 1 लेंगे। और यह ऋण 1 कब होगा? जब फाई का मान 2n-1 पाई होगा, अर्थात पाई का विषम गुणक होगा। तब उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में a बराबर अर्थात आयाम का मान बराबर हो जाएगा रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे cos फाई का मान -1 हो जाएगा, इसलिए ये पद हो जाएगा -2a1 a2, या ऐसा कहें रूट a1 माइनस a2 स्क्वायर, या a बराबर प्राप्त हो जाएगा a1 माइनस a2। अर्थात जब तरंगे विपरीत कला में हैं तब उस स्थिति में आयाम का मान दोनों तरंगों के आयाम के मान के अंतर के बराबर है। तीव्रता यदि देखते हैं हम तो तीव्रता I का मान इसमें क्या आता है? तो I का मान सूत्र में जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा I बराबर, जैसा कि सूत्र बताया गया था अभी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 प्लस 2 रूट I1 I2 है, तो यहां पर हो जाएगा इस जगह पे माइनस 2 रूट I1 I2, और cos फाई की जगह हम क्या रख लिए थे? हम -1। ये इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि जो विनाशी व्यतिकरण है उस स्थिति में तीव्रता के मान में कमी आ रही है। यह था विनाशी व्यतिकरण की स्थिति। इसमें अगर हम एक चीज और देखें पथांतर के रूप में, तब पथांतर के रूप में क्या संबंध हो जाएगा? पथांतर के रूप में हम जानते हैं कि ये फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू ये डेल्टा, 2 पाई फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा। इस सूत्र में अगर हम रखते हैं मान को तो ये फाई बराबर हो जाएगा 2n
पाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा, या डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो n लेमडा। यह किसके लिए रहेगा, समपोषी व्यतिकरण के लिए। और विनाशी व्यतिकरण के लिए यह है समपोषी व्यतिकरण के लिए, तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए देखें तब 2n-1 इक्वल टू, ये किसका मान है, यह फाई का मान है, 2n-1 पाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा। यहां पर हम देखें तो डेल्टा यानी पथांतर का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, ये पाई एंड पाई कैंसिल हो जाएगा, 2n-1 इंटू लेमडा अपॉन 2 यह मान प्राप्त होता है विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो इस प्रकार से आज हम व्यतिकरण, अध्यारोपण का सिद्धांत, व्यतिकरण और व्यतिकरण की गणितीय विवेचना देखें, जिसमें कि अध्यारोपण क्या बताया गया कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में गमन करती है तो वह तरंग उस माध्यम में जो कण है वह कण क्या करता है, वहां पर आवर्त गति करने लगता है। जब 2 या 2 से अधिक तरंगे हैं तो वो प्रत्येक तरंग उस कण को अपने अनुसार विस्थापित करना चाहती है, तो परिणामी विस्थापन जो होता है, कुल विस्थापन जो होता है, वह प्रत्येक तरंग के द्वारा जो विस्थापन हो रहा है उनके सदिश योग के बराबर होता है। यह हो जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। व्यतिकरण में बताया गया था कि तरंगे जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की 2 ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप इन ध्वनि तरंगों की तीव्रता में परिवर्तन होता है। कहीं पर तीव्रता अधिक होती है, कभी तीव्रता कम होती है। वह स्थिति जब तीव्रता का मान अधिक होता है उसको कहा जाता है समपोषी व्यतिकरण की स्थिति। इस स्थिति में तीव्रता अधिक होती है, आयाम अधिक होता है। और वह स्थिति जिसमें तीव्रता का मान या आयाम का मान कम होता है उसको कहा जाता है विनाशी व्यतिकरण की स्थिति। तो वह स्थितियां क्या हैं, तो वह स्थिति ये स्थिति यह है कि उनके बीच में एक पथांतर डेल्टा का मान n लेमडा हो। ये कौन सी स्थिति, समपोषी व्यतिकरण के लिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर डेल्टा का मान 2n-1, ठीक है, 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2 हो। ये तो पथांतर के रूप में या तरंग लेमडा के रूप में देखे। और यदि हम कलांतर के रूप में देखें तो उनकी स्थिति क्या है, तो कलांतर के रूप में जो है समपोषी व्यतिकरण की शर्त यह है कि फाई का मान जो है वह पाई का समगुणक होना चाहिए, तब समपोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा। अर्थात तरंगे जब समान कला में होंगी तब उनको समपोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा। इस स्थिति में आयाम का मान जो है प्रत्येक तरंग के आयाम के मान के योग के बराबर होगा, तथा तीव्रता का मान जो है प्रत्येक तरंग की जो तीव्रता है उसके मान से तीव्रता का मान अधिक होगा। तो यह है तीव्रता का मान। यहाँ पर ये सूत्र जो था इसमें फाई कॉस फाई बराबर रख दिया गया। आगे इसी में ये इस सूत्र में जब देखते हैं तो यहाँ पर cos फाई बराबर हम +1 रखे जब, तो यह सूत्र प्राप्त हुआ। अर्थात तीव्रता का मान क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, अधिक। तो ये कौन सी शर्त आ गया, समपोषी वाले में। इसी सूत्र में जब हम cos फाई बराबर ऋण 1 रखते हैं तब आयाम का मान आ जाता है a1 - a2, अर्थात प्रत्येक तरंग के आयाम या ऐसा कहें दोनों तरंग के आयाम के मान के अंतर के बराबर। और तीव्रता का मान I बराबर I1 + I2 - 2 √I1 I2। यहाँ पर देख रहे हैं तीव्रता के मान में कमी आ जा रही है। तो इस प्रकार से जब परिणामी आयाम या तीव्रता का मान कम होता है उसको कहते हैं विनाशी व्यतिकरण, और जब परिणामी आयाम या परिणामी तीव्रता का मान अधिक होता है तो वह कहलाता है समपोषी व्यतिकरण की स्थिति। ठीक है, धन्यवाद। यहां पर ध्यान देंगे थोड़ा, ये जो आयाम का मान है इस स्थिति में इस आयाम को हम अधिकतम स्थिति यानी कि मैक्सिमम ये पढ़ेंगे। अर्थात अधिकतम आयाम कौन सी स्थिति में, ये जो अभी स्थिति बताई जा रही है जब फाई का मान जो है वह पाई का समगुणक है। इसी प्रकार से आगे यहां पर इस स्थिति में तीव्रता भी
मैक्सिमम कहलाएगी, अधिकतम तीव्रता। ये अधिकतम तीव्रता की स्थिति आ गई, यहाँ पर अधिकतम आयाम आ गया। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कम हो रहा है आयाम, तो ये आयाम की कौन सी स्थिति हो जाएगी? न्यूनतम, यानी ए मिनिमम कहेंगे। और यहाँ पर तीव्रता का मान भी कम होगा, कम हो रहा है, तो यह तीव्रता कौन सी तीव्रता कहलाएगी? न्यूनतम स्थिति में। ठीक है, धन्यवाद।